बहुत समय पहले सोनपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत भय और परेशानी से जूझ रहे थे, मानो उस गांव को किसी का श्राप लग गया हो या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हो। उस गांव में एक के बाद एक जवान लड़कों की मौत हो रही थी। वह भी शादी के बाद। गांव में जो भी लड़का शादी करता, उसी रात ही उसकी मौत हो रही थी। ऐसी घटना लगभग पिछले 4-5 साल से घट रही थी, लेकिन कारण किसी को पता नहीं था। उसी गांव में एक लड़का रवि अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन रवि के नाना नानी उसके घर आते हैं। फिर रवि की माँ गांव में घट रहे सारे घटनाओं के बारे में उन्हें बताती है। माँ, पिताजी, अब हमें यहाँ रहने में भी डर सा लगने लगा है। पिछले कुछ सालों से कई लड़के ऐसे दर्दनाक मौत का शिकार हो चुके हैं। गांव के सरपंच को भी इस बारे में गांव वाले बताए, लेकिन सरपंच का जवाब यही रहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। शायद उन लड़कों में ही कुछ बीमारी हो। जो भी लड़का शादी करता, उसी रात को ठीक 12 बजे के बाद खून की उल्टी होती और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। फिर दुल्हन भी वहीं बेहोश पड़ी मिलती है। मुझे नहीं लगता यह कोई बीमारी है, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। तभी रामू की नानी बोलती है। बेटी, मुझे भी यही लगता है। हम गांव जाते ही पंडित जी से इस बारे में बात करेंगे। उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान है, शायद वो इस बारे में कुछ बता पाएं। हम सारे गांव वाले शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और आप भी मत निकलना। चुपचाप सो जाइए, नहीं तो भूत आपको पकड़ लेगा। ऐसा मम्मी मुझे कहती है। हाँ हाँ, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। तुम भी जाकर सो जाओ। फिर सुबह होते ही रामू के नाना नानी घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही रामू के नानी पंडित जी से मिलने जाती हैं और सारी बातें बताती हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, मुझे उनके गांव जाना पड़ेगा, तभी मैं इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। फिर दूसरे दिन पंडित जी और रामू के नाना नानी सोनपुर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही पंडित जी गांव के चौराहे पर एक कलश स्थापित करते हैं और कहते हैं, मैं अभी मंत्र करूंगा। अगर इस कलश में से पानी गिरने लगा तो समझना यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, और अगर इससे खून गिरने लगा तो यह सब बुरी आत्मा का साया है। फिर पंडित जी मंत्र करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उस कलश से खून गिरना शुरू हो जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। तुम सब डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी रामू की नानी बोलती है, अब इस समस्या से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अपने गांव जाकर ही हम इस बारे में बात करेंगे। तभी रवि की माँ बोलती है, पंडित जी, आप हमारे घर चलिए, कुछ भोजन करके फिर जाने के लिए निकल जाइएगा। अभी मैं इस गांव का अन्न तो दूर की बात, एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता। अच्छा, अब हम चलते हैं। और हाँ, मैंने इस कलश में मंत्र द्वारा सिद्ध पानी यहाँ रख कर जा रहा हूँ। सारे गांव वाले अपने घर के चारों ओर इस पानी का छिड़काव कर लेना। फिर पंडित जी और रामू के नाना नानी तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। वे कुछ ही दूर गए थे कि तभी एक औरत पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी और रामू की नानी की नजर उस पर पड़ी। अरे, पेड़ पर कोई उल्टा लटकी हुई है, हमें चलकर देखना चाहिए। वह कौन है? उसे क्या हुआ है? अभी हमें कुछ नहीं देखना है, सीधे अपने गांव पहुंचना है। कुछ ही समय बाद वे अपने गांव पहुंच जाते हैं। फिर रामू की नानी पंडित जी से पूछती हैं, पंडित जी, पता नहीं वो औरत कौन होगी। आप उसे देखने से क्यों मना किए? ये वही बुरी शक्ति है जिसकी वजह से सारा सोनपुर गांव परेशान है। मुझे अपनी शक्तियों के कारण इसका आभास पहले से ही हो गया था, जब हम उस गांव में थे, और अगर हम उसे देखने जाते तो वो हमें वहीं खत्म कर देती। इसीलिए मैं मन में मंत्र बोलते हुए वहां से निकलने के लिए बोला, और मंत्र के कारण वह हमारे सामने नहीं आ पा रही थी। अब इस समस्या से मुक्ति कैसे मिलेगी? परसों पूर्णिमा है, उसी दिन मैं उस गांव के पुराने कुएं के पास एक यज्ञ करूंगा। यज्ञ के द्वारा मैं उस आत्मा को बुला लूंगा, फिर मैं उसे मंत्र द्वारा उसी कुएं में बंदी बना लूंगा। पूर्णिमा के दिन गुरुजी सोनपुर पहुंच जाते हैं। फिर शाम को यज्ञ शुरू हो जाता है। कुछ गांव वाले तथा रवि के माँ पिताजी यज्ञ के स्थान पर थे। कुछ देर तक यज्ञ करने के बाद वह आत्मा वहां आ जाती है। फिर जोर जोर से हंसने लगती है। चले जाओ यहाँ से, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। उस बुरी आत्मा को देखकर सारे गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं।
तभी वह पंडित जी की ओर बढ़ने लगती है और बोलती है, मुझे रोकोगे, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगी। तुरंत ही पंडित जी यज्ञ के पवित्र अग्नि के एक लपटे के साथ ही उस आत्मा को कुएं में गिरा दिए। और फिर पहले से तैयार किए गए एक ढक्कन से कुएं को ढक दिए। फिर कुछ मंत्र द्वारा सिद्ध धागे उस पर बांध दिए और आत्मा को वहीं बंदी बना लिए। तभी पंडित जी बोलते हैं, इस कुएं के पास कोई जाना मत और इस ढक्कन को कभी भूल से भी कोई खोलना मत, नहीं तो आत्मा फिर से बाहर आ जाएगी। इसके बाद से गांव में सारी परेशानी खत्म हो गई और सभी शांति से रहने लगे। इस घटना को हुए बरसों बीत गए। अब रवि बड़ा हो गया था और वह अब शहर में नौकरी कर रहा था। शहर में रवि की दोस्ती सोनम नाम की एक लड़की से हो गई थी। सोनम रवि की गांव घूमने आना चाहती थी, इसीलिए रवि उसे घुमाने अपने गांव लेकर आता है। फिर बस से उतरते ही वह बोलता है, यहाँ से कुछ ही दूर हमारा घर है, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई ऑटो नहीं रहता है। अच्छा ही तो है, क्योंकि इसी बहाने मैं गांव के खेतों की हरियाली देखते हुए चलूंगी। फिर दोनों चलना शुरू करते हैं। तभी सोनम बोलती है, वाह, गांव में चारों ओर कितनी हरियाली ही हरियाली है। शहर में यह सब कहाँ देखने को मिलता है। तुम्हारा गांव तो बहुत ही सुंदर है। फिर दोनों उसी कुएं के सामने के रास्ते से होकर गुजरते हैं। तभी सोनम बोलती है, अरे रवि, यह कुआं ऐसे ढंका हुआ क्यों है? सोनम, तुम इस कुएं के पास भूल से भी मत जाना। लेकिन क्यों? इस कुएं में ऐसा क्या है? चलो पहले हम घर पहुंचते हैं, फिर इस बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़े ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों खाना खाते हैं। फिर सभी कुछ देर तक बातचीत करते हैं। तभी सोनम रवि से कहती है, चलो अभी थोड़ा गांव घूम कर आते हैं। तभी रवि की माँ बोलती है, अभी तो शाम भी हो गया है, तुम लोग जल्दी ही वापस आ जाना। और हाँ, उस कुएं के पास सोनम को लेकर बिल्कुल मत जाना, तुम्हें तो सब पता है ना। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम वहां नहीं जाएंगे। फिर से सोनम वही सवाल पूछती है, उस कुएं में ऐसा क्या है? चलो मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ और फिर रात होने से पहले हम घर वापस आ जाएंगे। फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं और रवि सोनम को सारे घटनाओं के बारे में बताता है। लेकिन ये सब कुछ सच है क्या? तुम मानो या ना मानो, ये सब सच है। तुम रात को घर से बाहर निकलना मत और उस कुएं के पास तो बिल्कुल ही मत जाना। अब हमें घर चलना चाहिए, थोड़े ही देर में रात हो जाएगी। फिर दोनों घर चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। सोनम को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके मन में बस यही जानने की इच्छा थी कि अगर वह उस कुएं के ढक्कन को खोल देगी तो क्या होगा। अब रात बहुत हो चुकी थी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे और तभी सोनम घर से बाहर निकल जाती है। फिर कौतूहल बस वह उस कुएं की ढक्कन को खोल देती है। तभी कुछ आवाज से रवि की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला था। सोनम भी अपने बिस्तर पर नहीं थी। तभी वह बाहर जाता है। सोनम वहीं खड़ी थी। फिर रवि उससे कहता है, सोनम, तुम बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें रात को बाहर आने से मना किया था। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर थोड़ा टहल रही थी। सोनम उस ढक्कन को खोलने की बात छुपाती है और फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उस रात सोनम को नींद ही नहीं आई और उसे बहुत डर सा लग रहा था। अगले दिन सुबह होते ही सोनम सबसे पहले उस कुएं के पास पहुंचती है और वह देखती है कि कुएं के ढक्कन पहले की तरह बंद थी। तभी सोनम मन में बोलती है, अरे, मैं तो ये ढक्कन खोल कर गई थी, फिर ये पहले की तरह बंद कैसे हो गई? फिर सोनम की नजर कुएं के पास पड़े खून के छिंटे पर पड़ी। अब वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी और तभी वहीं बेहोश होकर गिर गई। सोनम को ढूंढते हुए रवि की मां की नजर उस कुएं की ओर गई। तभी वो देखती है कि सोनम वहीं बेहोश पड़ी थी। फिर कुछ लोगों की मदद से उसे घर ले गए और पानी की छिंटे से उसे होश आया। तभी रवि की मां बोलती है, सोनम, तुम वहां कुएं के पास बेहोश कैसे हो गई? फिर वह सारी बातों को छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस रात को नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं सुबह बाहर थोड़ा टहलने के लिए गई थी। शायद नींद ना होने के कारण चक्कर खाकर गिर गई। रवि बाजार गया था। लौटते वक्त देखा कि गांव वाले इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे और सरपंच जी भी वहीं थे। तभी रवि सोचता है। फिर रवि वहां जाकर पूछता है, क्या हुआ होगा? सरपंच जी भी है, जरूर कोई बात हुई होगी। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ, गांव में कुछ हुआ है क्या? यहाँ आप सब इकट्ठा हुए हैं। तभी एक आदमी बोलता है, कल रात कलुआ के 4 बैल और गोपाल के घर 2 बकरियां मर गईं, वह भी एक ही तरीके से, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कोई उनका खून पी गया हो। गाय बकरियों का पूरा शरीर तो ठीक है,
परंतु मुंह में कुछ खून लगे हुए थे। पशु विशेषज्ञ जांच किए तो पता चला कि पशुओं के शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं है। यह सुनकर रवि बहुत डर जाता है और फिर घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है। सोनम कमरे में डरी हुई अकेली बैठी थी कि तभी बिजली चली जाती है और सोनम को बहुत जोर जोर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर वह डर जाती है और कमरे से बाहर आने लगती है। तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं चल पा रहे हैं। तभी वह हवा में उड़ने लगी। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी।